नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। केंद्र सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। और आप देखिए संसदीय कार्य मंत्री ने नहीं बताया एजेंडा। महिला आरक्षण व एक देश एक चुनाव बिल को लेकर अटकलें तेज लगाई जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि चंद्रयान G20 की सफल बैठक समेत कुछ बड़ी उपलब्धियों पर चर्चा की संभावना भी जताई जा रही है। समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म है। अब आप देखिए सत्र होगा और उसके बाद ही मालूम चलेगा कि असली मुद्दा क्या था। ये 18 से आप देखिए 22 सितंबर तक होगी दोनों सदनों की अलग अलग 5 बैठकें। और संसद की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 3 भाग होते हैं इसके, एक तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और आप देखेंगे कि सामान्यतः आप लोगों को देखने को मिलेगा पितृवर्ष संसद के 3 सत्र या फिर अधिवेशन होते हैं। एक तो बजट अधिवेशन होता है 1 फरवरी से मई, एक मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त, और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर में होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। जया वर्मा सिन्हा को सौंपी गई रेलवे बोर्ड की कमान। केंद्र सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष एवं सीईओ की कमान सौंपी है। रेलवे बोर्ड के इतिहास में जया पहली महिला अध्यक्ष होंगी। वह अनिल कुमार लाहौटी की जगह लेने जा रही हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गुरुवार को जया वर्मा की नियुक्ति मंजूरी दी है। ये आप देखिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहां से बन जाता है, पहली महिला है ये, ठीक है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। और रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन की हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर रवि ने कहा कि यह पुरस्कार उन सभी के लिए जिन्होंने बीमारों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में मुझे लगता है कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों को जरूर 1958 में हुई थी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा। ये आप देखिए सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व में उत्कृष्ट के योगदान के लिए एक तरह से दिया जाता है। जम्मू कश्मीर और पंजाब से पकड़े गए आप देखिए 16 आतंकी, ये आप सभी जानते हैं। ये देखिए 370-35 से हटाने की पहले की बात कर लीजिए या बाद की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में आए दिन आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये आप देखिए अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट चुका है ना। जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और पड़ोसी पाकिस्तान है। तो आप सभी जानते हैं कि शांति कहाँ रहने की रह सकती है। एक और आरोप में घिरा अदानी समूह, कंपनी ने किया खारिज। ये आप देखिए OCCRP का दावा कि मॉरिशस के फंड का समूह के शेयरों में बड़ा निवेश। हिंडनबर्ग के बाद आई नई रिपोर्ट के चलते गिरे समूह की कंपनियों के शेयर। ये अदानी समूह पर एक बार फिर गड़बड़ी के नए आरोप लग गए। खोजी पत्रकारों के वैश्विक नेटवर्क ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट ने गुरुवार को आरोप लगाया कि 2013 से 2018 के दौरान अदानी समूह के शेयरों में जबरदस्त वृद्धि के लिए गुपचुप तरीके से करोड़ों डॉलर का निवेश किया गया है। अब आप देखिए इस तरह के कई आरोप लग रहे हैं इन पर भी। और खासकर आप देखिए कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से जब से नई सरकार आई हुई है ये बड़ी तरक्की कर रहे हैं। ठोस रोडमैप पर बढ़ेगा आगे INDI। ये आप सभी जानते हैं कि मुंबई में जो विपक्षियों की बैठक हो रही है 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर, उसी की बात हो रही है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के आने को लेकर कयासों का दौर। ये आप सभी जानते हैं कि 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली G20 देशों के शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति की बात हो रही है। और कई लोग कह रहे हैं कि आएंगे, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। और G20 के बारे में लेकिन आप लोग एक सामान्य जानकारी नीचे जरूर लिखिएगा, कई बार हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। चंदा मामा के आंगन में अटखेलियां कर रहा है प्रज्ञान। चंद्रमा के आंगन में रोवर प्रज्ञान अटखेलियां कर रहा है। जब धरती माँ स्नेह से उसे निहार रही है, इस इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानकारी देने के लिए गुरुवार को माँ बच्चे के भावनात्मक संदर्भ और चंद्रमा के लिए आम भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द चंदा मामा का इस्तेमाल किया है।
और इसरो ने बताया कि प्रज्ञान एक के बाद एक चंद्रमा के रहस्यों को उजागर भी कर रहा है। अभी आपने देखा है कि चंद्रयान 3 छोड़ा गया था। चंद्रयान 1 2008 में छोड़ा गया था, चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में। ठीक है। और इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी, बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए यूजर्स एक्स पर जल्द कर सकेंगे ऑडियो वीडियो कॉल, ये आप सभी जानते हैं किसकी बात हो रही है, जिसे पहले आप लोग ट्विटर के नाम से जानते थे, अब आप देखते हैं कि एक्स प्लेटफॉर्म आप लोग इसे कहने लगे, उसी की बात हो रही है। इकोनॉमी ने लगाई 7.8% की छलांग। अप्रैल से जून तिमाही के दौरान उम्मीद के मुताबिक बेहतर रही देश की आर्थिक तस्वीर, और असामान्य मानसून की वजह से कृषि क्षेत्र की विकास दर घटने की आशंका है। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि पूरे साल की वृद्धि दर 6% के करीब रहेगी, और 40 आप देखेंगे 37 लाख करोड़ रुपए रहा जीडीपी का आकार, 37.44 लाख करोड़ रुपए रही है जून 2022 में जीडीपी। और आप देखिए आरबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा है, आरबीआई अर्थशास्त्री और वित्त मंत्रालय की तरफ से बातें कही जा रही हैं। ये आप लोगों को एक और बता दूं, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी आप लोग इसे कहते हैं। और आप देखेंगे 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दया याचिका पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। मृत्युदंड की सजा प्राप्त जिस दोषी की दया याचिका का राष्ट्रपति ने निपटारा कर दिया है, उससे नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 के कानून बनने पर फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में किसी भी अदालत में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। राष्ट्रपति को जो आप देखते हैं कि ये निर्णय लेने की शक्ति मिली हुई है ना संविधान में, उसी की बात हो रही है। अनुच्छेद 72 को आप लोग पढ़िए। प्रोजेक्ट में देरी करने वाले बिल्डरों को छोड़ेंगे नहीं, ये आप देखिए पुरी साहब कह रहे हैं, एक केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किसी भी समय चुनाव कराने को तैयार है, अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया रोड मैप। केंद्र ने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में अभी कुछ और समय लग सकता है। पहला चुनाव पंचायत का, दूसरा नगर निगम का और तीसरा विधानसभा का करवाने की बात हो रही है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। ये आप देखिए नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हो गई, राज्यसभा में आप देखिए 3 सीटें, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ आप देखते हैं कि G20 सम्मेलन की तैयारी हो रही है ना दिल्ली में, तो वही इसी की बात हो गई है। जीवन होगा आसान, वायु प्रदूषण पर भी लगेगी लगाम। स्वच्छ हवा बेहतर स्वास्थ्य विषयक संवाद के दौरान हवा की साथी प्रदर्शनी में दर्शाए गए कई विकल्प, अनेक विकल्प स्कूली बच्चों की रचनात्मकता से आए सामने। दिल्ली के एक स्कूल का भी चयन हुआ है इसमें। मोडेक यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के माध्यम से फेफड़ों की बीमारियों का पूर्वानुमान करने वाला एक एक्सरे इमेजिंग उपकरण है। इसे बिरला शिशु बिहार फिलानी राजस्थान के स्कूल ने बनाया है। नेचुरल गैस फर्नेस, ये आप देखिए हस्तशिल्पियों के लिए नेचुरल गैस से चलने वाली भट्टी बहुत उपयोगी, अभी कारीगरों के साथ इसका परीक्षण जारी है। इससे कोयले की आप देखिए तुलना में धातुओं को पिघलाने पर खर्च 40% तक घटाने में सफलता मिली। ग्रीन हाइड्रोजन कुकिंग स्टोव, यह उन सुदूर इलाकों में लकड़ी से खाना पकाने से होने वाले प्रदूषण को रोकता है और ऊर्जा सुरक्षा देता है, जहां ईंधन की आपूर्ति चुनौती भरी है। और इसमें आप देखिए सिर्फ पानी की खपत होती है। मिनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की भी बात हो रही है। इन्वायरोसीड की बात हो रही है। वेस्ट ऑडिट, नेचुरल एयर फिल्टर की भी बात हो रही है। अच्छी बात है। भारत को बाहर रखने से उठेगा यूएनएससी के विश्वसनीयता पर सवाल। हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था हुई प्रभावित। ये आप लोगों को बता दूं कि यूएनएससी की बात अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। किसकी बात हो रही है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग देखते हैं कि 15 सदस्य, बात तो आपके स्थायी सदस्य, स्थायी सदस्यों में भारत को शामिल करने की भी बात होती रहती है। 5 स्थायी सदस्यों के नाम जरूर याद रखिए। अभी चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेंगे। बाकी 10 गैर
अस्थायी सदस्य देखने को मिलेंगे। जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना, इन्हें विशेष शक्तियां मिली हुई है एक तरह से, कि कोई प्रस्ताव अगर पास करवाना है तो इन पांचों को सहमत होना चाहिए, वरना आप देखते हैं क्या लगते हैं कि वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। चीन के नए नक्शे के विरोध में जुटने लगे कई देश। यहाँ देखिए चाइना ने अभी हाल ही में स्टैंडर्ड नया मैप अपना जारी किया, उसमें आप देखते हैं कि हमारे लद्दाख की अक्साई चीन को और अरुणाचल प्रदेश को आप देखिए अपने में शामिल करने की बात हो रही है। और कई आप देखिए कि दक्षिण चीन सागर को देख लीजिए, उसमें आप देखिए ताइवान को देख लीजिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, एक समय अंग्रेजों का जो हाल था ना, कि आप देखिए विस्तारवादी नीति को लेकर, उसी तरह चाइना का हो चुका है। जितने भी देशों से उसकी सीमा लगती है, हर देश से उसका सीमा विवाद चल रहा है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। ये वायुसेना का चीन पाकिस्तान सीमा पर आप देखिए त्रिशूल अभ्यास 4 से होगा। भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं के साथ उत्तरी क्षेत्र में त्रिशूल नामक एक प्रशिक्षण अभ्यास अभ्यास करेगी। ये अच्छी बात है। मोदी की साहब की अपील, कम से कम एक वाक्य संस्कृत में अवश्य लिखें। एक्स पोस्ट में कहा है, संस्कृत को लेकर देशवासियों में बड़ा गर्व का भाव है। मद्रास हाईकोर्ट में 5 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम आप देखते हैं कि नियुक्ति ही करती है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा क्या है, सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट सख्त नियामक संस्थाओं से मांगे जवाब। सीसीआर ने कहा है कि नियमों को लागू नहीं किया तो वह बनते हैं मजाक। निगरानी के उपायों पर 13 सितंबर को आप देखिए फिर होगी सुनवाई इसमें। अब आप देखिए राजनीति की तस्वीरें आ रही हैं और राजनीति की खबरें हैं। आप लोगों को बस इतना याद रखना चाहिए, लोकसभा में 543 सीटें हैं और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें किसकी, चुनाव की, तो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो आप देखते हैं प्रधानमंत्री जन आयोग योजना है ना, उसी पर आप देखिए भ्रष्टाचार के सामने खुलासे हो रहे हैं, जो गरीबों के लिए आई हुई थी 2018 में। और आप देखिए कैग जो नैतिक महालेखा परीक्षक है, ये काफ़ी खुलासे भी कर रहा है। कैग के बारे में आप लोगों को एक बात सामान्य जानकारी जरूर याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 148 पढ़ते हैं ना, तो आप लोग कैग के बारे में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? कैग के बारे में पढ़ते हैं। 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ये भारत के सबसे बड़े स्वदेशी परमाणु संयंत्र का परिचालन पूरी क्षमता से शुरू शुरू प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये आप देखिए विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। काकरा पार है ना परमाणु ऊर्जा परियोजना, उसी की बात हो रही है। विज्ञान तकनीक के साथ अध्यात्म का समावेश भी जरूरी है। हमारी राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं, मुर्मू राष्ट्रपति साहिबा। ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल का त्योहार है। जीएसटी कानून की धारा 67(2)
धन जब्त करने का अधिकार नहीं देती है, कोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। जीएसटी की बात करें तो 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। जेलों में बंद कैदियों की मौत का प्रमुख कारण आत्महत्या। और आप देखिए 2017 से 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 100 आत्महत्याएं हुई हैं, पंजाब में 63 और बंगाल में आप देखते हैं राज्य में 60 कैदियों ने आत्महत्या की है। सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति की आत्महत्या रोधी बैरक बनाने पर जोर भी दिया जा रहा है। समिति की सिफारिशों की बात करें तो समिति ने शीर्ष अदालत में प्रस्तुत रिपोर्ट में भीड़ भाड़ वाले जेलों में अस्वाभाविक मौतों का अंदेशा अधिक बताते हुए कहा, जेल के बुनियादी ढांचे के मौजूदा डिजाइन के भीतर संभावित फांसी स्थल और संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उन्हें बदलने के साथ आत्महत्या प्रतिरोधी कक्षों बैरक का निर्माण करने की आवश्यकता है। ये आप देखिए सेना ने दिखाया पराक्रम। पाकिस्तानी सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन स्थित ये आप देखिए फील्ड फायरिंग रेंज में ब्राजील के जनरल कमांडर टॉमस मिगुएल माइन रेविरो की मौजूदगी में भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास पर अपनी कौशल क्षमता का प्रदर्शन किया है। ये आप सभी जानते हैं कि यहीं आप देखिए परमाणु परीक्षण भी हुआ था। महिला बनी प्रधान तो आगे बढ़ा नारी स्वावलंबन का अभियान। और आप देखते हैं कि महिलाओं को अगर राजनीति में भागीदारी मिलती है, किसी भी क्षेत्र में भागीदारी मिलती है, तो कहते हैं कि उस क्षेत्र का कायाकल्प मजबूती देखने को मिलती ही है। और आप देखते हैं कि अगर इस तरह की सरपंच अगर ईमानदार हों, आपका काम करती हों, तो आप देखते हैं आपके गांव की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन अधिकतर सरपंच आप देखते हैं किस तरह के होते हैं। अब आप देखेंगे इस संपादकीय पाठ है एडिटोरियल से, इन्हें भी पढ़िएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में मदद पहुंचाते हैं, एक सामान्य जानकारी मिलती है। और मैं कहता हूं ना कि जितने अधिक हो सकते हैं एडिटोरियल जरूर पढ़ा करिएगा। ये आपको प्रीलिम्स में, छोड़िए लिखित आंसर राइटिंग करते हैं ना, निबंध लिखते हैं ना, तो वहाँ भी काफ़ी मदद करते हैं। आतंक की राह पर जाते शिक्षित युवा, पढ़े लिखे युवा। पिछले दिनों गुजरात के अंकलेश्वर की सत्र अदालत ने इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस से संबंधित 2 आतंकी उबैद अहमद मिर्जा और मोहम्मद कासिम टिम्बरवाला को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई। और इससे पहले मार्च में लखनऊ की एनआईए अदालत ने भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम विस्फोट के लिए 7 आईएस आतंकियों को फांसी और 1 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों की अदालतों ने इस्लामिक स्टेट में संबंधित कई आतंकियो68 को पिछले कुछ वर्षों में सजा सुनाई है। 2021 की एक विज्ञप्ति के अनुसार एनआईए द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा 168 आईएस आतंकियों को गिरफ्तार कर 37 मुकदमे दर्ज कराए गए। पिछले 2 वर्षों में जिस तरह एनआईए ने आईएस के विभिन्न गुटों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उसके चलते गिरफ्तार आतंकियों की संख्या बढ़कर दुगनी या फिर आप देखिए और भी अधिक हो गई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ वर्ष पहले तक नेताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि आईएस के प्रति भारतीय मुसलमान उदासीन है, परंतु देश भर में एनआईए के लगातार छापे और राज्यवार इकाइयों का पर्दाफाश दिखता है कि परिस्थितियां बदल गई। भारत में आईएस का उभार इस्लामिक कट्टरपंथ का वह चिंताजनक पहलू है जिससे मुख्यतः पढ़े लिखे उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमान की संलिप्तता है। पिछले माह पुणे के प्रख्यात चिकित्सक अदनान अली की गिरफ्तारी सुर्खियों में रही थी और पुणे की ही बीजे मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडल प्राप्त अली को मुस्लिम युवाओं को आईएएस में भर्ती कराने और आप देखते हैं कि आतंकी घटनाओं की योजना बनाने का आरोपी बताया गया है। और इस्लामिक स्टेट का साहित्य और आपराधिक प्रयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी के अलावा अली को आईएएस की पत्रिका वॉइस ऑफ हिंद की जिहादी सामग्री का प्रसार करते भी पाया गया था। और उच्च शिक्षित भारतीय मुसलमानों का इस्लामिक स्टेट के अलावा अन्य आतंकी समूहों के प्रति बढ़ता रुझान भी लगातार देखने को मिल रहा है। और इस्लामिक स्टेट के प्रति सबसे ज्यादा उत्साह उस केरल में दिखा जिसकी साक्षरता दर भारतीय राज्यों में शीर्ष पर है। एक अंग्रेजी दैनिक में आप देखते हैं कि 2016 में प्रकाशित आलेख के अनुसार गिरफ्तार हुए आईएस आतंकियों में 70% मध्यम या उच्च आय वर्ग से संबंध रखते थे। तब तक गिरफ्तार हुए 156 व्यक्तियों में आधे से ज्यादा स्नातक और 23% परास्नातक थे।
और इसी तरह आप देखिए इस्लामिक स्टेट से जुड़ने वाले आतंकियों में इंजीनियरों की भारी संख्या। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 2016 में ही आईएस से संबद्ध 20 इंजीनियर गिरफ्तार हुए थे और इन आतंकियों में देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों से पास इंजीनियर भी शामिल हैं। कभी केरल में आईएएस का सरगना रहा सजीर मंगलचेरी अब्दुल्ला एनआईटी कालीकट से बीटेक की डिग्री प्राप्त कर चुका है। और इसी तरह आप देखिए पिछले वर्ष एनआईए ने जामिया मिलिया से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के छात्र मोहसिन अहमद को आईएएस के लिए पैसा इकट्ठा कर भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तुर्की की जेल में बंद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर किया हुआ सैयद मोहम्मद अरसियान इस्लामिक स्टेट के लिए आत्मघाती ड्रोन सिस्टम तक बना चुका है और इसके साथ ही उसने आईएस के लिए छोटी दूरी का रॉकेट भी डिजाइन किया है। तुर्की, सीरिया और कुर्द लड़ाकों की जेलों में बंद भारतीयों, या आप देखिए कि भारतीय मूल के विदेशी आतंकियों में कारपोरेट जगत से आए लोग, कॉलेज में प्रोफेसर, विभिन्न तकनीकों के विशेषज्ञ और यहाँ तक कि पत्रकार भी शामिल रहे हैं। ये सभी तथ्य और आंकड़े उस स्थापित मिथक को नकारते हैं कि इस्लामी कट्टरवाद के पनपने का कारण अशिक्षा है। कम से कम आईएस से संबद्ध इस्लामी कट्टरवाद का पोषण मदरसों की देन नहीं है। पकड़े गए आतंकियों में बहुत कम ही दीनी तालीम पाए हुए हैं। आशा यह है कि आईएस समर्थक मुस्लिम कट्टरवाद मदरसों के बजाय अन्य माध्यमों से प्रेरित हो रहा है और इस मायने में आईएस के प्रति इस वर्ग की सहानुभूति एवं पूर्व में इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के स्वरूप का अनुसरण करती है। इन दोनों ही चरमपंथी संगठनों को कैडर मदरसों के बजाय सामान्य स्कूल कॉलेजों से पढ़कर निकला था। इतना अवश्य है कि जहां इंडियन मुजाहिदीन, सिमी और पीएफआई का ध्यान केवल भारत केंद्रित था, वहीं आईएस का बढ़ता प्रभाव मुस्लिम कट्टरता के उस बदलते स्वरूप को दर्शाता है जो क्षेत्रीय से अब वैश्विक जिहाद का हिस्सा बनने को आतुर है। आईएस के प्रति आकर्षण विवादित ढांचे के ध्वंस या फिर हिंदुत्व के उभार जैसे उन खोखले कुतर्कों की भी हवा निकालता है जिन्हें आगे बढ़ाकर इस्लामी जिहाद को संदर्भ देने का प्रयास होता है। आईएस आतंकी न सिर्फ देश में जिहाद का ताना बाना बुन रहे बल्कि सुदूर इराक, सीरिया में ऐसे लोगों से लड़ने को उतावले भी हैं और जिनसे आप देखिए उनका कभी वास्ता तक नहीं रहा और इनके निशाने पर संख्या की दृष्टि से नगण्य, दीनहीन और विचारी यजीदी, अलावाइट, द्रुस, सवाक, असीरियाई, अर्मीनियाई, ईसाई भी हैं जिनका आईएस सिर्फ इसलिए नरसंहार कर रहे हैं क्योंकि वे गैर मुस्लिम हैं। और आप देखते हैं कि आतंकी मनोविज्ञान पर शोध कर रही मनोचिकित्सक एन एस्पेक हार्ड के शब्दों में आईएस की कट्टरता युवा जिहादियों को इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि उसकी आबाद असहिष्णुता में उन्हें इस्लाम की आरंभिक शुद्धता नजर आती है। इस्लामी खिलाफत के समर्थन में दुनिया भर से मुसलमान का जमावाड़ा दिखाता है कि एक वर्ग कूड़ और बर्बर आईएस को आतंकी संगठन से बढ़कर मुस्लिम उम्मा के लिए एक आदर्श नागरिक व्यवस्था यानी यूटोपिया मानता है। ऐसे में भारतीय मुसलमानों का एक शिक्षित समूह भी जब इस क्रूरता का हिस्सा बनने को विवश हो तब अवश्य है हिला हवाली छोड़ इस्लामी कट्टरता की मूल प्रेरणा को चिन्हित कर उसका गंभीरता से समाधान किया जाए। लेखक इंडिया अकादमी के सदस्य वरिष्ठ स्तंभकार हैं विकास सारस्वत के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि आप देखते हैं कि बगलाने में ये आजकल इस तरह के जो भी संगठन है बड़ा आसानी से बगला लेती हैं, युवाओं को ब्रेन वॉश कर लेती हैं। अभिभावक भी समझे बच्चे के मन की बात। ये आप देखते हैं कि राजस्थान के कोटा में पिछले दिनों फिर 2 छात्रों ने आत्महत्या की हुई है। आप देखते हैं एग्जाम के लिए हब था, अब आप देखते हैं आत्महत्या के लिए हवा हो रहा है। वहां इस साल अब तक 23 छात्रों ने अपने जीवन से हताश निराश होकर खुशी कर ली है। ये छात्र वहां रहकर कोचिंग संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। आखिर वहां छात्रों द्वारा आत्महत्या का दौर खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि सुनहरे भविष्य की राह पर चलने वाले छात्र अपना जीवन खत्म करने को मजबूर हो रहे हैं? छात्रों में ऐसा नकारात्मक दृष्टिकोण क्यों आ रहा है? सामान्य तौर पर आप देखा जाए तो आज के दौर में की जीवन प्रक्रिया और हमारी एकांगी सोच इसका प्रमुख कारण है। आज के भौतिकवादी युग में समाज की मान्यता है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा पैकेज ले रहा है यानी पैसा कमा रहा है वह उतना सफल और मेधावी है। आज व्यक्ति का मूल्यांकन उसके मूल्यों और आचरण से नहीं बल्कि उसके द्वारा कमाए गए धन से किया जाता है। दूसरा कारण माता पिता की महत्वाकांक्षा। आज हर माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर के अतिरिक्त और कुछ नहीं बनाना चाहता है। आईआईटी और एम्स के नीचे किसी इंस्टीट्यूट में वे अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराना चाहते।
अभिभावक के जीवन में बच्चों की रुचियां, उनकी महत्वाकांक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। माता पिता अपने दृष्टिकोण के अनुसार उनके लिए दिशा निर्धारित करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण माता पिता बच्चों पर ना छोड़कर स्वयं करते हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत हर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जरूर भेजते हैं, भले ही उनकी फीस देने के लिए उन्हें कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी समस्या का बड़ा कारण है। हल गली कूचे में कुरमुत्तों की तरह खोले गए कोचिंग संस्थान का उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा का विकास करना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक पैसा कमाना है। कोचिंग संस्थान की इस मानसिकता से कहीं ना कहीं वह छात्र भी प्रभावित होते हैं जो इनसे जुड़ा है। कोचिंग संस्थान जितने बच्चों का दाखिला करते हैं उन पर उन्हें बराबर ध्यान देना चाहिए और उनकी क्षमता अनुसार उन्हें शिक्षा देने के साथ उनकी प्रतिभा का विकास करना चाहिए। पर वे सभी को आप देखिए एक डंडे से हाँकते हैं। पाठ्यक्रम पूरा करने की होड़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट यह भूल जाते हैं कि कुछ बच्चे सबके साथ नहीं दौड़ सकते हैं। ऐसा ही छात्रों के मन में हीनता बोध जागृत होता है और जो उन पर इस हद कदर हावी हो जाता है कि उन्हें लगने लगता है कि वे अब कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्हें गिलानी होने लगती है, उन्हें अपने माता पिता का पैसा बर्बाद कर दिया। और जब यह गिलानी अपने चरम पर पहुंच जाती है तो वे आत्महत्या की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। और गिलानी के इस क्षणों में उनकी काउंसलिंग करने वाला अपना कोई नहीं होता है जो उन्हें यह समझाए कि सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करो। और या फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम यह नहीं कर सकते हो, ना करो, कुछ और भी किया जा सकता है। हताशा निराशा के समय यदि कोई अपना आत्मीय व्यक्ति संतावना देता है तो व्यक्ति का दुख कम हो जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति दुखी या निराश हो तो उसकी माँ यदि प्यार से उसे गले लगाए तो उसका दुख कम हो जाता है। जो बच्चे अपने घरों से दूर रहकर कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं उन्हें निराशा आप देखते हैं कि समय बल देने वाली कोई वहां दिखाई नहीं देता, इसलिए वे निराशा की स्थिति से उबर नहीं पाते हैं। यह स्थिति और भयावह ना हो इसलिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले माता पिता को अपना सोच बदलना चाहिए और कोचिंग संस्थान को भी पढ़ाने का अपना तरीका बदलना चाहिए। जो पाठ स्कूलों में आप देखिए पढ़ाया जा रहा है वही पाठ कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया जाना चाहिए। क्लास का समय भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को शारीरिक रूप से आराम मिले। अधिकांश कोचिंग इंस्टीट्यूट का समय 3 से 8 बजे तक का होता है। अधिकांश छात्र 3 बजे तक स्कूल से घर आ जाते हैं। आते ही खाना खाकर बिना आराम किए ट्यूशन या कोचिंग के लिए भागते हैं। और अब जो बच्चा सुबह 6 बजे से उठा है, स्कूल में पढ़कर आया, थका है, वह कोचिंग में क्या समझ पाएगा। वह वापस रात 9 बजे घर पहुंचता है तो क्या पढ़ेगा। एक सीमा के बाद प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक रूप से आराम चाहिए होता है। अभिभावक को समझना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसकी अलग प्रतिभा होती है। दूसरे के मेधावी बच्चों को देखकर अपने सामान्य बच्चे को निकम्मा नहीं समझना चाहिए, ना ही उसे बात बात पर ताना देना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि जो बच्चा आज क्लास में 10 नंबर नहीं ला रहा है वह कल कुछ नहीं कर पाएगा। अपने जीवन में बहुत तेरे ऐसे लोग जो सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं, वे अपने बचपन में मेधावी नहीं है। आज आप दो लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन का, चार्ल्स डार्विन, थॉमस अल्वा एडिसन आदि विज्ञानियों का नाम बड़े गर्व से लिया करते हैं, जबकि बचपन में वे एकदम साधारण बालक थे, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे। कहने का अर्थ यह है कि स्कूली जीवन में असफल व्यक्ति भी अपने जीवन में उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच सकता है। इसलिए अभिभावक को दूसरे के सफल बच्चों को देखकर अपने बच्चों को कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उनमें आत्मविश्वास जागृत करना चाहिए। लेखिका है दिल्ली विश्वविद्यालय की जीसस एंड मेरी कॉलेज में प्रोफेसर है, इनका नाम है अमिता तिवारी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और आप देखते हैं हम लोगों के माँ बाप तय करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, और आप देखिए हम लोग तो जानते ही नहीं है, हम तो अपने फैसले ले ही नहीं सकते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है इसमें। ये आप देखिए ऊर्जा ध्येय का सफल, ये उत्कृष्ट उपलब्धि अनायास नहीं मिलती, यह दीर्घावधि तक निष्ठा और अथक प्रयासों से निष्पादित कार्य का स्वाभाविक प्रतिफल होती है। अच्छी तरह से पढ़ लिया करिएगा ये भी। ये आप देखिए अटकी आवासीय योजनाएं, वर्षों से जो अटकी पर आवासीय योजनाएं उन्हीं पर चल रही हैं बातें। सरल बनाए ऋण प्रक्रिया, भारत कृषि प्रधान देश है तो बिहार उस प्रधानता को सशक्त करने वाला प्रमुख राज्य। विषम भौगोलिक स्थिति और बाढ़ से उत्पन्न दुरही परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए बिहार के किसान अपनी श्रम साधना अनवरत करते हैं। और आप देखेंगे कि एक तरह से आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बिचौलियों से, व्यापारियों से अगर ऋण लेते हैं किसान तो बर्बाद हो जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन अगर आप देखिए बैंकों से अगर आसानी से ऋण मिलने लगे तो आप देखते हैं किसानों की हालत काफ़ी हद तक सुधर भी सकती है। इंटरनेट मीडिया की बढ़ती लत,
आज आप देखिए गत दिनों वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेडलिस्ट लेट साइल टेबोगो ने अपना दर्द साझा किया। उन्होंने बताया कि मैं अपने जीवन का कीमती समय अलग अलग इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर बर्बाद कर रहा था और इसका मुझे एहसास तो था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन अचानक ही मैंने फैसला लिया कि मुझे इंटरनेट मीडिया से दूरी बनानी है। सच कहूं तो खेल के मैदान में उसी दिन मेरा प्रदर्शन बेहतर होने लगा। आज मैं जीवन के इस मुकाम पर हूं। देखा जाए तो यह बात केवल टेबोगो पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि वो उन तमाम युवाओं पर भी लागू होती है जिन्होंने इंटरनेट मीडिया से दूरी बनाकर ही नई उपलब्धियां हासिल की हैं। हाल ही में देश में जो कठिन परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें अधिक से अधिक अंक पाने वालों से ही की गई बातचीत में यही सामने आया है कि सभी ने इंटरनेट मीडिया से दूरी बनाई। इसके बाद ही उनकी पढ़ाई ठीक से ही हो पाई और वे अपने विषय में गहराई से उतर पाए। और कई लोगों ने यहाँ तक कहा है कि उसने 1 साल तक मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया। एक बार किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि सच्चा त्यागी कौन है, तो उनका उत्तर था, जो सुबह की नींद का त्याग कर सके वही सच्चा त्यागी होता है। सुबह की बहुत ही प्यारी नींद का भला कौन त्याग कर सकता है, पर जिसने उस नींद को त्याग दिया वह सच्चा योगी सिद्ध हुआ। इसलिए आज यह कहा जा सकता है कि यदि सफलता प्राप्त करनी है तो इंटरनेट मीडिया का त्याग करें। और जीवन की सफलता का आशय यही है कि अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन में देना चाहिए। जो कामकाजी है वे अपना समय अपने काम पर दें, पर आजकल बदलती जीवन मूल्यों के बीच यह संभव नहीं। युवाओं ने मोबाइल को अपना जीवन साथी ही मान लिया है। एक युवा से जब यह पूछा गया कि तुम्हारे जीवन से मोबाइल की अलग कर दिया जाए तो क्या बचता है, उसका कहना था बिना मोबाइल के उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है और इसके बिना वह एक कदम भी नहीं चल सकता है। और आप देखिए इंटरनेट मीडिया भले ही आज की ज़रूरत है, लेकिन इसमें खोए रहना धीमा जहर है जो आज युवाओं को भीतर खाया जा रहा है। इसके चंगुल में आप देखिए फंसकर युवाओं को वर्तमान तो बर्बाद हो चुका है, भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। अब मासूम भी इसकी गिरफ्त में है। यह एक ऐसा नशा बनकर हमारे सामने आया है जिसके हमारे सामने बाकी नशा भी फीका है। छोटी छोटी बातें भी गुस्सा करने लगते हैं। इंटरनेट मीडिया एक निश्चित दूरी की सफलता की गारंटी है, उसमें डूबना रसातल में जाने जैसा है। हमें इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। और आप देखिए गलत नहीं है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वरना अगर आप देखिए सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल इंडिया ना होता, स्मार्टफोन आपके पास ना होता, तो आप मुझे सुन रहे होते। तो ये फायदा भी है और नुकसान भी है। बस आपको लोगों को देखना है कि आप फायदा उठा पा रहे हैं या नुकसान उठा रहे हैं उसका। भारत के बढ़ते वैश्विक कदम से हताश चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में हाल ही में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार चीन ने राष्ट्रीय मानचित्र जागरूकता प्रचार सप्ताह के अंतर्गत 28 अगस्त को मानक मानचित्र का नया संस्करण जारी किया है और इसमें उसने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन सहित भारत के कई भूखंडों को अपने क्षेत्र में दिखाया। इतना नहीं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में चीन विभिन्न तरीके से घुसपैठ करने का भी निरंतर प्रयास करता है, जो एक प्रकार से उसकी हताशा को ही दर्शाने वाला उपक्रम है। और देखिए अभी क्या उचित है इसका, तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी अगर इस तरह का कदम होता है तो भारत चाहेगा कि G20 की वो अध्यक्षता कर रहा है वो सफल रहे, तो चाइना के राष्ट्रपति को भी बुलाने की कोशिश हो, वो भी आए, भारत तो यही चाहेगा। तो वो आप देखते हैं कि बड़ा समझौता करने की मूड में है कि कुछ हमें फायदा हो जाए। विस्तारवादी मंशा से बाज नहीं आ रहा है चाइना। सूचियों के संताप खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। भ्रष्टाचार के आरोपों पर खींची तलवार, ये झारखंड की। अमृत काल में वैदिक शिक्षा, संस्कृत सीखने और इसके प्रति गौरव भाव बढ़ा है। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि यह अमृतकाल आर्थिक तकनीक और संरचना के साथ भारतीय वैदिक ज्ञान परंपरा के उन्नयन का भी है। सितंबर के बाद निर्यात में गिरावट हो सकती है, कमी। पुराना स्टॉक खत्म होने से निर्यात ऑर्डर बढ़ने की संभावना है। ये देखिए निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। कपड़ा PLI योजना में आवेदन की समय सीमा बढ़ाई गई। ये कपड़ा क्षेत्र से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। IMPCL की बिक्री के लिए रुचि पत्र मांगे गए। ये आप देखिए जो इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बिक्री। UPI से अगस्त में हुए 10 अरब से ज़्यादा लेन देन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये बता रहा है। आवास कीमत सूचकांक जून तिमाही में 5.1% बढ़ा। चालू वित्त वर्ष में आप देखिए हासिल करेंगे 6.5 की विकास दर, मुख्य आर्थिक सलाहकार करें। बाजार में तेजी का सिलसिला थमा, सेंसेक्स 256 अंक टूटा। जुलाई में उद्योग बैंक ऋण वृद्धि घटकर 5.2% पर आई।
सिम कार्ड बिक्री संबंधी नियमों का उल्लंघन कर पर लगेगा जुर्माना। दूरसंचार विभाग ने जारी किया सर्कुलर, ऑपरेटरों पर कसी नकेल। 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम, पीओएस को करना होगा पंजीकृत। सिमें लेते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। और आप देखिए कि संभव है प्रिगोजिन का विमान जानबूझकर गिराया गया हो। ये आप देखते हैं कि रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ इन्होंने बगावत कर दी थी। उसके बाद आप देखते हैं कि माना जा रहा था कि इनके दिन बहुत दूर नहीं है। ये आप देखिए, रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा भारत है। तो आप देखिए दूर क्या, ये मारे गए, मतलब इनकी डेथ हो गई। ये आप देखिए, G20 सम्मेलन में रूस खुद को ऊर्जा के विश्वसनीय निर्यातक के रूप में पेश करेगा। ये 42 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदने वाली पहली महिला बन सकती हैं स्वाति। 3 महिलाओं में से स्वाति एक हैं जो वर्ष 2025 में होने वाली स्काई डाइवर की अंतिम सूची में शामिल हुई। 18 माह कठोर प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिभागी ऐतिहासिक छलांग लगाएंगी, जबकि 2 अन्य उनके समर्थन के लिए मौजूद रहेंगी। भारतवंशी हैं ये भी याद रखिए। अमेरिका के जॉर्जिया में अक्टूबर हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। ताइवान को सैन्य उपकरणों के हस्तांतरण के लिए फंडिंग को अमेरिका ने मंजूरी दी है। मलेशिया ने मनाया अपना स्वतंत्रता दिवस 66वां। अब ब्रिटेन में भी अरिहा की वतन वापसी के लिए उठ रही मांग। भारत की मासूम अरिहा साहर पिछले 20 महीनों में जर्मन कानून के तहत फोस्टर केयर सेंटर में कैद हैं। अरिहा की रिहाई वतन वापसी के लिए आप देखिए, जर्मनी के बाद अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी छोटे बच्चे सहित उनके भारतवासी अभिभावक ने मंगलवार को प्रदर्शन किया है। ये आप देखिए, सितंबर 2021 में अरिहा को उनकी दादी ने गलती से चोट पहुंचा दी थी। जब माता पिता उसे अस्पताल लाए तो उस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया और बच्ची को छीन लिया गया था। अरिहा अभी भी जर्मनी के फोस्टर केयर में है। ये आप देखिए, उत्तर कोरिया मिसाइलों को परीक्षण कर रहा है। ब्रिटेन पीएम सुनक की कैबिनेट में भारतवंशी कोटिन्हो को का बड़ा कद। गोवा मूल की सुनक कैबिनेट मूल की हैं ये। सुनक कैबिनेट की भारतवंशी मंत्री कोटिन्हो को मिला है ऊर्जा और नेट जीरो मंत्रालय का प्रभार। क्रिकेट तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। AIFF की संस्थागत टीम लेंगी हिस्सा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात हो रही है। वायकॉम 18 को घरेलू मैचों के मीडिया अधिकार। ये आप देखिए, वायकॉम 18 गुरुवार को त्रिकोणीय मुकाबले स्टार इंडिया और सोनी को पीछे छोड़कर भारतीय टीम के घरेलू मैचों के मीडिया अधिकार प्राप्त किया है। ये 3101 करोड़ रुपए की डिजिटल टीवी के लिए करीब 2862 करोड़ रुपए का भुगतान वायकॉम 18 ने किया। 67.76 करोड़ रुपए नए करार के अनुसार BCCI को प्रत्येक मैच के लिए मिलेंगे, जो पहले की तुलना में करीब 7.76 करोड़ रुपये अधिक है। 102 मैच पिछले चक्र में खेले गए थे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कुल 6138 रुपये मिले थे। 60 करोड़ रुपए मैच पिछले चक्र में BCCI को मिले। 175 करोड़ रुपए BCCI को पिछले वर्ष की चक्र में मिले, क्योंकि पहले की तुलना में टीम 14 मैच कम खेली थी। BCCI की बात करें अगर, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फाइनल में मोहन बागान की भिड़ंत ईस्ट बंगाल से होगी। अल्बानिया के आर्मांडो सादिक ने खराब फॉर्म से उभरते हुए गोल दागा, जिसमें मोहन बागान ने गुरुवार को यहां पे चढ़ने के बाद वापसी करते हुए FC गोवा को 2-1 से हराकर डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। LLC 18 नवंबर से लीजेंड लीग क्रिकेट की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी मैकगाहे। कनाडा की डेनी एले मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है। नाम जरूर याद रखिएगा। प्रज्ञानंद जुनून और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मोदी साहब कह रहे हैं। देखिए, मोदी साहब इनसे मिले हैं ना। इंटर मियामी ने मेसी दौर में पहली बार खेला, गोल रहे ड्रा। और जोकोविच स्वातिक अगले दौर में सिपास रूड हारे। US ओपन की बात हो रही है। चलिए, ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा।
ये भी आप लोगों को कई बार देखने को मिल जाता है यहाँ। ये भिंड मध्य प्रदेश का जिला है। 1150 फीट लंबी राखी का सबसे बड़ा फूल 25 फीट व्यास का। इससे पहले 880 फीट लंबी राखी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। यहाँ भी आप लोग देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुई द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में आज ही के दिन हिटलर के नेतृत्व में करीब 15 लाख जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और इसके 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर जवाबी कार्रवाई कर दिया और धीरे धीरे इस युद्ध में बाकी देश भी शामिल होते चले गए। बड़े देशों ने अपना अपना पक्ष चुन लिया और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जापान में आया इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप। ये आप देखिए कि 1923 में आज ही के दिन इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप जापान के टोक्यो योकोहामा महानगरीय क्षेत्र में आया था और इसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.9 मापी गई थी। शुरुआती झटके के कुछ मिनट बाद आप देखिए 40 फीट ऊंची सुनामी आई थी। इसके तकरीबन 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। आंखों की हलचल से दर्शकों को में भय पैदा कर देते थे के.एन. सिंह। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायक के.एन. सिंह का जन्म 1908 में आज ही देहरादून में हुआ था। परिवार वर मित्र पृथ्वीराज कपूर के कहने पर आप देखिए फिल्मों के साथ के हाथ आजमाने का निश्चय किया। 1936 में फिल्म सुनहरा संसार से फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1937 में आप देखिए फिल्म विद्यापति में खलनायक की भूमिका ने प्रसिद्धि दिलाई। बरसात, आवारा जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का स्टार विलेन बना दिया। उन्होंने जाल, CID, हावड़ा ब्रिज, चलती का नमगाड़ी, तीसरी मंजिल जैसी कई हिट फिल्में भी दी थी। 7 मिनट में इंजेक्शन से दी जा सकेगी कैंसर की दवा। ब्रिटेन सरकारी नियामक एजेंसी MHRA ने दी मंजूरी। कैंसर के इलाज का समय 3/4 तक कम होने की उम्मीद है। 30 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगता है अभी ड्रिप से दवा देने में। इसे कीमोथेरेपी कहते हैं ना। 1.81 करोड़ नए मामले आते हैं दुनिया भर में। आप देखें अमेरिका में 21 आप देखिए, अफ्रीका, ओशनिया, एशिया में सबसे ज़्यादा, यूरोप। चलिए, बच्चों में व्यवहार संबंधी परेशानी दूर करने में सहायक हो सकती है नींद। स्पेन में टमाटर युद्ध। पूर्वी स्पेन में ब्यूनॉल शहर में विश्व प्रसिद्ध टमाटर युद्ध टोमाटीना के दौरान एक दूसरे पर टमाटर फेंकर मस्ती करते रेवलर्स। इस युद्ध के दौरान 1,20,000 किलो टमाटर का इस्तेमाल किया गया है। यह देश का सबसे लोकप्रिय उत्सव है। अब दुनिया के अन्य देशों में भी यह उत्साह उमंग से मनाया जाता है। देखिए टमाटर। कनाडा में हाईवे पर फैली 50 लाख मधुमक्खियां। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब आपका कोई सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है आपको, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। और अच्छे से मेहनत करिए आप लोग।